जी आइए देखिए, ये बेटा फुल सिलेबस टेस्ट का डिस्कशन आइए चालू करते हैं। कुछ बच्चों ने पेपर 23 अप्रैल में दिए, कुछ बच्चे 24 अप्रैल में पेपर दे रहे हैं ये। तो आइए बेटा देखते हैं पहला क्वेश्चन। अच्छा, ये जो पेपर है ये 2011 और 12 के पेपर से बनाया गया है और ऐसे ही आपको प्रैक्टिस जो करा दी जाएगी वो 2007-8 तक के क्वेश्चंस की करा दी जाएगी। 2013 से आगे तक की किताब आपके पास है। आइए बेटा बातचीत करेंगे चालू। ये पेपर अगर किसी के पास ना हो तो व्हाट्सएप पे शेयर कर लीजिए और ग्रुप पे आ जाएगा। शहजाद भैया को कोई एक जना बोल दे कि पेपर को व्हाट्सएप पे डाल दें। जी आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला। बच्चों एक बात बताइए, क्या ये आप जानते हैं 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, LT-1 होता है। बेटा क्या क्या चीजों पे क्वेश्चन आते हैं? E by B equal to C, E cross B parallel to C, E and B are always in same phase, energy is equally divided in electric field and magnetic field. बेटा रिकॉर्डिंग ऑन है ना? Energy is equally divided in electric field and magnetic field. ठीक है। और बेटा GX UV IMR ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में होता है और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में होता है। GX UV IMR, GX UV IMR, GX UV। और अगर डिस्प्लेसमेंट करंट का क्वेश्चन आएगा चौपिल, तो हम क्या करेंगे? उसको डिस्प्लेसमेंट वर्ड काट देंगे, करंट निकाल लेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई चौपिल? चलिए अब बेटा देखिए, यहां पर क्वेश्चन कहा गया सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का I0 है, तो कह रहे हैं एंड के अबाउट क्या होगा? अरे भैया इसके अबाउट अगर I0 है तो बेटा क्या होती है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ID इक्वल टू IC प्लस MD स्क्वायर, ID इक्वल टू IC प्लस और D क्या हो गया? L/2, तो ml स्क्वायर बाय 4 ऐड कर देंगे। अगला, अ बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर एट 20 मीटर हाइट ड्रॉप्स अ स्टोन, स्टोन को ड्रॉप करता है और बेटा स्टोन को ड्रॉप करता है, पूछ रहे कितनी वेलोसिटी से वो स्टोन हिट करेगा ग्राउंड को। बेटा 20 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया तो √2gh और h दे रखा है 20 और g की वैल्यू 10 है, तो ये क्या हो जाएगा? √20 इंटू 20, तो आंसर क्या आ जाएगा? 20। मैम यहां पे फोन पे बात मत करिए प्लीज। अगला क्वेश्चन क्या है? क्या मेरे से बात मत करिए इस बारे में, अभी मैं क्लास में हूं। जी आइए देखिए भैया, तो यहां पर क्या है? एक लिफ्ट है, लिफ्ट में बेटा 940 किलोग्राम की लिफ्ट है, 60 किलोग्राम का आदमी, 1000 किलोग्राम हो गया टोटल मास, और ये ऊपर जा रही है कितने एक्सेलरेशन से? 1, तो T माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, टी माइनस एम जी टोटल फोर्स हो गया बराबर एम ए, तो T क्या हो जाएगा? एम जी प्लस ए। कर लेंगे नहीं कर पाएंगे? तो 1000 इंटू 11 हो जाएगा, 11,000 हो जाएगा। A body projected vertically from the earth reaches a height equal to earth's radius before returning to the earth. Power exerted by gravitational force is greatest. बेटा ग्रेटेस्ट कब होगी? पहली बात, ऊपर जाते हो तो पावर नेगेटिव होगी क्योंकि फोर्स नीचे को है, वेलोसिटी ऊपर को, नीचे आते हुए पॉजिटिव होगी, तो ग्रेटेस्ट कब आएगी? ऊपर जाते हुए, नीचे आते हुए? नीचे आते हुए। और बेटा जब वो जस्ट ग्राउंड को हिट करने वाला होगा तो फोर्स भी इधर को है, वेलोसिटी भी इधर को, तो पावर क्या हो जाएगी बेटा? मैक्सिमम हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पूछ रहे थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहा हुआ है, आपसे पूछ रहे टॉर्क जीरो कब होगा? बेटा टॉर्क होता है आई अल्फा। सुहानी टॉर्क क्या होता है? टाउ इक्वल टू आई अल्फा, टाउ इक्वल टू आई अल्फा। तो थीटा क्या दे रखा है क्वेश्चन में, जरा जल्दी बताइए। 2t³ माइनस 6t स्क्वायर, ये है थीटा। डी थीटा बाई डी टी होती है एंगुलर वेलोसिटी, क्या आ जाएगा? 6t स्क्वायर माइनस 12t, ये आ गया एंगुलर वेलोसिटी। डी ओमेगा बाई डी टी एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 12t माइनस 12, 12t माइनस 12, ये आ गया एंगुलर एक्सेलरेशन 12 टाइम्स ऑफ t माइनस 1। तो ये जीरो कब आएगा? 1 सेकंड पे। जब अल्फा जीरो होगा तभी तो टॉर्क जीरो होगा, टाउ इक्वल टू आई अल्फा। अरे कोई ना कोई तो हाँ ना बोलो। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? अगला क्वेश्चन है कि भैया एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, एनर्जी स्टोर्ड क्या है? हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इनटू AD, ये हो जाएगी टोटल एनर्जी। क्या तो आ गया समझ में? कोई दिक्कत की बात?
अगला क्वेश्चन, पावर पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विद कांस्टेंट स्पीड, दिस एक्सेलरेशन क्या होगा, वी स्क्वायर ओवर आर। कर लेंगे, कराऊं, कर लेंगे। वी स्क्वायर क्या हो गया 25। अब ये सेंटीमीटर में था इसलिए इसको, सॉरी स्पीड क्या दे रखी, 0.2, सॉरी रेडियस दे रखा है और टाइम पीरियड दे रखा है, तो ओमेगा निकालना पड़ेगा 2 पाई बाई टी से। 2 पाई बाई टी से आ जाएगा ओमेगा 2 पाई बाई 0.2 पाई, यहां से आ गया ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर आर करना है और आर क्या 5 सेंटीमीटर, तो 5 बाई 100 हो जाएगा। ये पाई कटा, ये हो गया 10, 10 स्क्वायर 100, तो आंसर क्या गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, अ बॉडी ऑफ मास m hits normally a rigid wall with velocity v and bounces back with same velocity. The impulse experienced by the body is 2mv. भैया अगर v वेलोसिटी से आई और v से वापस चली गई, फाइनल मोमेंटम mv, इनिशियल माइनस mv, किसी भी एक को पॉजिटिव कह दो, तो mv माइनस माइनस mv क्या हो जाएगा 2mv। बच्चों कह दो, आ गया। आदित्य का है, कह रहे हैं इलिप्टिकल पार्ट में चल, इलिप्टिकल पाथ में चल रहा है बेटा एक प्लैनेट। अगर प्लैनेट इलिप्टिकल पाथ में चल रहा है, बेटा मेरी बात सुनिए ध्यान से, तो अगर मिनिमम डिस्टेंस r1 है और मैक्सिमम डिस्टेंस r2 है, तो बेटा मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, बेटा मिनिमम डिस्टेंस अगर r1 है और मैक्सिमम डिस्टेंस r2, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है mv इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब बेटा मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं ना, डिस्टेंस अगर मिनिमम है तो स्पीड मैक्सिमम होगी, और स्पीड अगर मैक्सिमम है तो डिस्टेंस अगर मैक्सिमम है तो स्पीड मिनिमम होगा। लेकिन m v1 r1 और m v2 r2 बराबर होंगे, दैट इज v1 r1 इक्वल टू v2 r2 आएगा, v1 r1 इक्वल टू v2 r2 आएगा, यहां से v1 बाय v2 आ जाएगा r2 बाय r1। अगला क्वेश्चन, a body is moving with velocity 30 meter per second towards east, after 10 second velocity becomes 30 meter per second towards north। बेटा पहले वेलोसिटी 30 इधर थी, बाद में वेलोसिटी 40 इधर नॉर्थ में है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 40 प्लस नेगेटिव ऑफ इनिशियल वेलोसिटी 40, 30 का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा 50, तो ये आ गया चेंज इन वेलोसिटी। ये क्या आ गया, फाइनल वेलोसिटी प्लस नेगेटिव ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर इज वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो चेंज इन वेलोसिटी आ गया 50, 50 ये चेंज इन वेलोसिटी है। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम हो जाएगा एक्सेलरेशन। बच्चों बोल दो, आ गया, कोई दिक्कत की बात। 50 है, 50 अपॉन, और ये टाइम लगा है 5 सेकेंड, टाइम कितना लगा है 10 सेकेंड, तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है एक्सेलरेशन, अपॉन 10 करेंगे 5 आ जाएगा एक्सेलरेशन। अगला क्वेश्चन, अ मिसाइल इज फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज का मतलब 45 डिग्री एंगल है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है 45 डिग्री, नहीं आया समझ में बेटा। रेंज क्या होती है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी, मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए बॉल को फेंकना, तो कैसे फेंकना पड़ेगा 90 पे, क्योंकि साइन थीटा मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम हाइट के लिए 90 पे, मैक्सिमम रेंज के लिए 45 पे, कह दो आ गया। जो थीटा पे रेंज आती है वही 90 माइनस थीटा पे आती है। ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस हाफ gx स्क्वायर बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ gx स्क्वायर बाय, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ gx स्क्वायर बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। बच्चों बोलो आ गया, कोई दिक्कत की बात। अगला क्वेश्चन, अच्छा यहां पे मैक्सिमम रेंज पूछी थी, u स्क्वायर बाय जी हो जाएगी क्योंकि साइन 2 थीटा 1 हो जाएगा, u दे रखा 20, 20 का स्क्वायर 400 बाय 10, 40 हो गई मैक्सिमम रेंज। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे रखा है और वर्क डन पूछा है 12 मीटर में कितना हो जाएगा, ये एरिया निकालना है। ये 4 है, 4 इंटू 2 8 हो गया, ये हाफ ऑफ 2 इंटू 5 ये 5 हो गया, 13 जूल वर्क हो गया। अब अगर मान लो वो कहते इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पे, पार्टिकल का मास मान लो कहते 6.5 है, तो रफ्तार क्या हो जाएगी, तो यही वर्क हो जाएगा, वर्क बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और मान लो 6.5 कह दी मतलब 13/2 v स्क्वायर, तो v क्या आ जाएगा बेटा 2। आपको कह देंगे भैया एफएस ग्राफ है, काइनेटिक एनर्जी बता दो, वर्क डन बता दो, स्पीड बता दो, तो टोटल वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये क्या होता है बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम, ये क्या होता है। अगला क्वेश्चन,
A charge q is enclosed by a Gaussian spherical surface of radius r. If the radius is doubled, then outward electric flux remains the same. बेटा अगर ये चार्ज है, अगर यहाँ पे स्फेयर है या यहाँ पे स्फेयर है, बेटा फील्ड लाइंस तो वही पास करेंगे और फील्ड लाइंस वही है, तो फ्लक्स भी क्या होगा वो. तो बेटा फ्लक्स जो है वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पे डिपेंड करता है, वो वही का वही रहेगा. कह रहे हैं पावर डिसिपेटेड इन 9 ओम रेजिस्टर क्या दे रखी है बेटा 36 वॉट. क्या दे रखी है? कह रहे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर. बता देता हूं बेटा, समझने की कोशिश करेंगे. अगर बेटा इसमें पावर दे रखी है 36, प्लीज सुनेंगे बात ध्यान से, इसमें पावर दे रखी है 36, किसमें 9 ओम में. अब अगर मान लो इसमें करंट है I, तो I स्क्वायर आर होती है पावर, I स्क्वायर इंटू 9 हो जाएगी पावर, और पावर क्या दे रखी है 36, तो ये 9 4 36, I स्क्वायर आ जाएगा 4, I आ गया 2. अब बेटा I1 R1 इक्वल टू I2 R2, क्योंकि ये दोनों किसमें पैरेलल में. पैरेलल में क्या होता है बेटा, पोटेंशियल ड्रॉप दोनों में क्या होता है बेटा, बराबर होता है. क्या ये बात समझ में आ गई? I1 R1 इक्वल टू I2 R2, 2 इंटू 9 18 बराबर I इंटू 6, तो I आ गया 3. तो इसमें से करंट 3 आ रहा है, उसमें से 2, यहां पे आके क्या हो जाएगा 5. तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप क्या आएगा, IR 10. कह दो आ गया समझ में, कोई दिक्कत की बात? बढ़ जाऊं आगे. IT ग्राफ दे रखा है, EMF पूछा है. EMF क्या होता है, माइनस एल डी बाई डी टी. क्या होता है, माइनस एल. कौन से क्वेश्चन नंबर पे आ चुका हूं, 17 पे. ये IT ग्राफ दे रखा है ऐसे. तो डी बाई डी टी क्या है, यहां स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट है, यहां स्लोप 0 है, यहां नेगेटिव और कांस्टेंट है. ये तो डी बाई डी टी का आया, पर हमको ग्राफ डी बाई डी टी का बनाना है, माइनस एल डी बाई डी टी. माइनस, तो जहां पॉजिटिव है वहां नेगेटिव करना पड़ेगा, जहां नेगेटिव है वहां पॉजिटिव करना पड़ेगा. तो इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा माइनस एल डी बाई डी टी का, और यही EMF का ग्राफ है टाइम के साथ साथ. अगला क्वेश्चन. इन एन AC सर्किट एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज 200√2 sin 100t, यही है. अरे 200√2 sin 100t लगाई है. पूछिए RMS करंट. तो सबसे पहले तो ये बताइए, वोल्टेज पीक वोल्टेज ये है, तो RMS वोल्टेज क्या हो जाएगी 200 बाय XC. XC क्या होता है 1 बाय ओमेगा C, और ओमेगा क्या दे रखा है 100, 1 बाय 100, और C क्या दे रखा है 1 माइक्रोफेरेड 10 की पावर -6. तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -2, 0.02. 0.02. अब एम्पियर में ये आ गया, मिली एम्पियर में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 मिली एम्पियर. अगला क्वेश्चन. कह रहे हैं XL और R दोनों 3 ओम हैं. फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्वेश्चन बहुत लल्लू है, PYQ है. जी आइए देखिए. किस क्वेश्चन पे आ गए जरा बताइए. 19. अब बेटा देखो, इंडक्टर में वोल्टेज लीड करती है, कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करती है, रेजिस्टर में सेम फेज में होती है. शिवम बेटा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? सात्विक का है IR, और कह रहे हैं IXL भी उतना ही है, R और XL बराबर है. तो बेटा इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा बेटा, अगर दोनों बराबर है तो 45 डिग्री पे आएगा. ये नेट वोल्टेज हो गई. वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस क्या आ गया 45 आ गया. पावर फैक्टर cos 45 1/√2 हो गया. क्या दो आ गया. वैसे तो यहां पर फेज डिफरेंस पूछा था 45 आ गया. अगला कह रहे हैं ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन कन्फाइंड आइडियल गैस डज -150 वर्क. -150 वर्क का मतलब क्या, कॉम्प्रेशन या एक्सपेंशन? कॉम्प्रेशन.
अबे वर्क अगर -150 है, हम फिजिक्स वाले लोग हैं, कितनी बार बताऊं, फोर्स इधर को लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर को ही होगी, तभी तो गैस का वर्क नेगेटिव होगा। नहीं है समझ में? तो नेगेटिव वर्क बता रहा है कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन का मतलब गैस पे वर्क किया जा रहा है, वर्क इज डन ऑन गैस। अब Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू में आइसोथर्मल में क्या होता है, जरा जल्दी बताइए, डेल्टा यू कितना होता है आइसोथर्मल में? 0। अगर वर्क डन नेगेटिव है तो Q भी नेगेटिव होगा, मतलब हीट इज रिजेक्टेड। या तो आप कह सकते हैं गैस पे वर्क किया, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब क्या है, जितना गैस पे वर्क किया उतनी हीट बाहर निकल गई। कह दो आगे। हेलो, कहां से? जी जी, बताइए बताइए बताइए। हाँ जी, तो आप उसका नंबर और वो व्हाट्सएप कर देंगे अभी तुरंत कर दें। कितनी देर में पहुंच जाएगा ये? चलिए ठीक है, भेज दीजिए। भेज दीजिए जी। आइए देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखो बात सुनो बहुत ध्यान से। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ क्या होगा? क्या ये समझ में नहीं है क्या बेटा? मैं ये कह रहा हूं डेल्टा यू तो 0 होगा, ये बात समझ में आ गई। आइसोथर्मल है, डब्ल्यू नेगेटिव है तो क्यू भी नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यू का मतलब क्या होता है? हीट इज रिजेक्टेड। क्यू नेगेटिव का मतलब क्या होता है? हीट इज रिजेक्टेड। जितना वर्क हुआ उतनी ही हीट रिजेक्ट हुई होगी। वैसे भी प्रैक्टिकली सोचो ना, अगर गैस पे वर्क किया तो उतनी हीट बाहर निकल जाएगी, तभी तो टेम्परेचर वही रहेगा। नहीं तो अगर गैस पे वर्क किया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ नहीं जाएगी? तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ नहीं जाएगी क्या? आंसर गलत दे रखा, सही कर लो। 150 जूल ऑफ हीट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द गैस। ऑप्शन 2, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इन डिक्रीजिंग ऑर्डर डज -150 जूल ऑफ वर्क। -150 का मतलब क्या हुआ? -150 का मतलब क्या होता है? कंप्रेशन या एक्सपेंशन? कंप्रेशन का मतलब गैस पे वर्क हुआ है। कंप्रेशन का मतलब गैस पे वर्क हुआ। अगर गैस पे वर्क हुआ और टेम्परेचर बढ़ा नहीं, इसका मतलब गैस से हीट निकल गई होगी। तो बेटा फिर ये +150 होना चाहिए था, फिर ये -150 गलत है। तो अगर ये +150 है, बेटा मेरी बात सुन लीजिए, ये बड़ी अजीब बात है, क्योंकि एक तरफ एक्सपेंशन भी लिखा और एक तरफ वर्क डन -150 भी लिखा है, तो मेरे को ये सही नहीं लग रहा है। मेरे को लग रहा है या तो ये डैश होना चाहिए था यहां पे। आपने भी डैश ही पढ़ा था इसको? चलिए कोई बात नहीं। देखो भाई, जैसा पेपर में आया था मैंने वैसा पूछा है। क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो जा रहा है क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है। मेरी बात सुन लीजिए, क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी आ रही है। तो अगर इसको ऐसा करिए, माइनस को हटा दीजिए, 150 हो जाएगा। और गैस ने अगर 150 वर्क किया तो गैस को हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, कितनी? 150। कह दो आ गया समझ में। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड माइक्रोवेव, बेटा सबसे कम होती है गामा रेस की, तो सबसे बाद में तो गामा आएगा, दो में है। सबसे बड़ी इनमें माइक्रोवेव है, जीएक्स यूवी आईएमआर। रेडियो है नहीं तो माइक्रो से स्टार्ट होगा और गामा पे खत्म होगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन 2। अगला, बाइकॉन्वेक्स लेंस हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब बेस्ट द इमेज फॉर्म्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। यहां पे म्यू तो दिया ही नहीं है कि 3/2 है। या तो म्यू दिया ही नहीं है, 3/2 है। आंसर उसी के अकॉर्डिंग दे रखा है कि म्यू 1.5 है। मतलब आप समझ रहे हैं, पेपर में इतनी गरीबी मानी गई कि कांच का म्यू 1.5 होता है। चलिए, अब ये पुराने जमाने का पेपर है, थोड़ा सा एम्बिग्यूटीज रहती थी, तो म्यू 1.5 क्वेश्चन में कहना चाहिए था, तभी हम कह सकते हैं फोकल लेंथ और आर बराबर हो जाएंगे।
और अगर ऑब्जेक्ट पड़ा है 30 पे, ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है 30 पे, ऑब्जेक्ट अगर 30 पे तो इमेज कहां बनेगी जरा जल्दी बताइए 60 पे। कैसे? ये पूछा गया है कि इमेज कहां बन रही है, ये भी नहीं पूछा गया बेटा, खाली ये पूछा इमेज कैसी बनेगी। तो बेटा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या होता है, f बाई x1। क्या ये बात याद है? x1 क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फोकस से। ऑब्जेक्ट फोकस कितनी दूरी पे है 20 पे, और 30 पे ऑब्जेक्ट है, तो x1 क्या हो गया 10, तो 20/10। तो बेटा ये क्या आ रहा है 2 टाइम्स आ रहा है। और बेटा अगर फोकस से बियॉन्ड ऑब्जेक्ट है तो इमेज तो इन्वर्टेड बनेगी, तो f बाई x1 नेगेटिव तो आना ही चाहिए। तो बेटा माइनस आएगा मैग्निफिकेशन -2। कैसा आएगा मैग्निफिकेशन -2। जी चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। लाइट ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हुज फोटॉन्स हैव एनर्जी 1 and 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली illuminate a metallic surface whose work function is 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आएगी तो 0.5 कट जाएगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आएगी 0.5। दूसरी बार में जब 2.5 का फोटोन आएगा 0.5 कट जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स, तो मैक्सिमम स्पीड 2 टाइम्स। क्या दो आ गया? अगला क्वेश्चन, फॉर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन कब आता है? जब R1 R2 बराबर होते हैं और I1 I2 बराबर होते हैं। और क्या आता है, म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। अरे बोल नहीं रहे हो साथ साथ में? अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, देखिए जरा। म्यू इक्वल टू साइन, कह रहे डेल एम तो ए के बराबर है, मिनिमम डेविएशन इक्वल टू भी ए, तो साइन ए प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। अब बेटा ये क्या बन जाएगा जरा जल्दी बताइए। साइन ए है, ये क्या है ए प्लस ए बाई 2, तो ए हो गया, तो इसको ट्वाइस ऑफ ए बाई 2 कह दूं चलेगा। अब साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, तो बचेगा क्या 2 कॉस ए बाई 2 साइन ए बाई 2 नीचे से कट जाएगा। और बेटा देखो मिनिमम डेविएशन आया था I1 प्लस I2 माइनस ए होता है 2i माइनस ए बन जाएगा, और डेल एम ए के बराबर है, तो I आ गया ए, तो ये बेसिकली क्या आ गया 2 कॉस I बाई 2, 2 कॉस। अब अगर I 0 है, इन एंगल ऑफ इंसिडेंस मिनिमम क्या हो सकता है 0, मैक्सिमम क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस? अरे भाई जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है, मैक्सिमम क्या हो सकती है 90। तो जब ये 0 होगा तो क्या आ जा रहा है 2 आ जा रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जब ये 90 हो तो 90 बाई 2 45, कॉस 45 1 बाई रूट 2, 2 बाई रूट 2 क्या हो जाएगा √2, तो √2 से 2 के बीच में लाया कर सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे किसके बीच में लाया कर सकता है, √2 से 2 के बीच में। कह दो आ गया समझ में यार जी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन लेयर थिन हो जाती है और पॉजिटिव टर्मिनल को P से कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को N से कनेक्ट करते हैं। क्या ये बात समझ में आती है? और डिप्लीशन लेयर थिक हो जाती है किसमें, रिवर्स बायस में, और पॉजिटिव P को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और N को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। पहला गेट कौन सा है, और गेट। दूसरा गेट कौन सा है, एंड। फिर नॉट, फिर आ गया समझ में? ठीक है हो गया। अगला क्वेश्चन बेटा V और I दे रखा है, पावर क्या है, VRMS IRMS cos phi, VRMS IRMS cos phi, VRMS IRMS cos phi। बेटा मैं आपको बस इतना कह सकता हूं कि अगर आप भरोसा मान ले आखिरी दिन तक चुपचाप क्लास में आ जाएं, और अगर आपने ये पेपर्स कर लिए, बेटा मैं आपको सच कह रहा हूं कि मेरे को ना ये दिखने लग जाते हैं कि यार यही पेपर्स आ रहे हैं भाई। इतनी बार रिपीट हो के चीजें आएंगी ना बेटा, ये नीट का एग्जाम है बेटा, पूरा पेपर दोबारा आना है। अगर उसके बाद भी अपना सिलेक्शन ना हुआ ना बेटा, फिर अपने लिए बेटा थू वाली बात है यार। तो पूरी जान लगाइए, आखिरी दिन तक बढ़िया से पढ़िए, कोई जरूरत नहीं होगी अगले साल तैयारी करने की। और बिल्कुल क्लियरली बता दूं मैं आप लोगों को,
अभी जब आज मैडम आई थी ना, वो आप में से एक बच्चे का नाम ले रही थी, अभी मेरे सामने ही बैठा है, वो एडमिशन अगले साल के लिए करवाने आया। अभी से क्यों? अरे हार गए तो दौड़ लेंगे। पर दो ऐसे मां बाप हैं जो ये तो एडमिशन कराने हैं, एक तो मतलब बात कर चुके हैं, दो लोग बात कर चुके हैं मेरे से कि नेक्स्ट टाइम भी पढ़ना है भाई। अरे मेहनत करो ना यार, जान लगाओ भाई, सारा पेपर तो इसमें से आना है। अब आपको पेपर मालूम है तो भी कद्दू हार माने बैठे हो यार। हार गए तो दौड़ लेंगे, हार क्यों मान लेंगे? चलिए अगला क्वेश्चन, वीआरएमएस आईआरएमएस कॉस फाई, पावर डिसिपेटेड क्या होती है? वीआरएमएस आईआरएमएस। पहले में क्या गिवन है? आई क्या गिवन है? आई गिवन है 1/√2। आगे क्या लिखा है? साइन 100t। वोल्टेज क्या गिवन है? 1/√2 साइन 100t प्लस π/3। तो बेटा फेज डिफरेंस क्या हो गया दोनों में? π/3। वीआरएमएस क्या हो जाएगा? 1/√2 अपॉन √2, 1/2। आईआरएमएस I0/√2, वीआरएमएस V0/√2, cos π/3। cos π/3 क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, तो 1/8 आ गया आंसर। अगला, पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट शोन इन फिगर इज, पावर डिसिपेटेड है 30 वॉट। बेटा देखो 5 ओम में कितनी पावर डिसिपेट होगी? 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये 5 ओम है और ये R ओम है। इसमें पावर क्या डिसिपेट होगी? V²/R, 100/5, 20 हो गई। और टोटल कितनी हो रही है? 30 वॉट रिसीव हो रही है, डिसिपेट हो रही है। 20 तो यहीं पे होगी, इसमें 10 होगी, मतलब ये रेजिस्टेंस डबल होगा, तभी पावर उसमें हाफ आएगी। खत्म। तो रेजिस्टेंस 10 ओम हो गया, यही पूछा था। ए से बी जा रहे हैं, बी से सी जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं 3 मेथड से, जिसमें पीवी डायग्राम में बेटा नीचे का एरिया ज्यादा है, उसी में वर्क डन ज्यादा है। एक में पीवी डायग्राम ऐसा दिखा रखा है, एक में ऐसा दिखा रखा है, एक में ऐसा दिखाया है। एक में ये एरिया ज्यादा आया, एक में ये एरिया कम आया, एक में ये एरिया सबसे कम आया। हाँ ना बोलो यार। तो बेटा मैं बस आपसे इतना कह रखता हूं कि भैया पहले वाले में एरिया ज्यादा आ रहा है, वर्क डन ज्यादा है, वर्क डन ज्यादा है, डेल्टा यू तो सब में ही सेम होगा, वर्क डन ज्यादा तो हीट गिवन भी क्या होगी? ज्यादा होगी। अब सोच लो ये क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ? 3 बार आया हुआ ये क्वेश्चन। पीवी डायग्राम है, एक बार ऐसे आया, इसमें वर्क डन ज्यादा है, इस वाले में वर्क डन कम है। तो बेटा वर्क कम है तो हीट भी तो कम लगेगी, डेल्टा यू तो सेम आएगा, क्योंकि जाना तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे है। डेल्टा U1 डेल्टा U2 डेल्टा U3 बराबर है, और Q1 मैक्सिमम होगा, Q3 मिनिमम होगा, जिसमें वर्क मिनिमम। क्योंकि बेटा अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अरे डेल्टा U तो सब में सेम है, जब वर्क ज्यादा होगा तभी तो Q ज्यादा होगा। अरे कह दो आ गया यार। अगला क्वेश्चन, और एंड गेट 2 दे रखे हैं। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी कम से कम 2 बार तो आया ही हुआ है। एक बार तो 2016 में आया। कह रहे हैं आउटपुट 1 चाहिए, तो एंड में तो 1 तब आता है जब दोनों 1 हो, तो C तो 1 होगा ही होगा। अब C1 कौन से ऑप्शन में? एक ही ऑप्शन में। और यहां से 1 कब आएगा? कोई भी एक, या तो ये 0 हो जाए, ये 1 हो जाए, या ये 1 हो जाए, ये 0, या दोनों 1 हो जाए। और से, क्योंकि 1 से आउटपुट 1 आता है ना। अगला 31 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात सुनेंगे बहुत ध्यान से। पानी पिला दो यार, ढक्कन खोल दो यार। हो गया ये? जी आइए देखिए, बड़े आगे।
कह रहे हैं दो स्फीयर है, दोनों को कनेक्ट कर दिया, कह रहे हैं फाइनल चार्ज बताना है दोनों पे। बेटा मेरी बात सुन ले ध्यान से। पहले चार्ज क्या दे रखा है, एक 1 सेंटीमीटर एक का रेडियस, और एक का रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर। पहले जो भी चार्ज थे मेरे को मतलब नहीं है, फाइनल बता क्या पता क्या हो जाएगा, दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। तो इस पे अगर चार्ज Q आएगा तो इस पे 3Q आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ताकि KQ/1 हेलो। जी आइए बेटा मैं आपको समझा देता हूं दोस्त, माय डियर फ्रेंड। मैं समझाने में कुछ कामयाब हो पा रहा हूं आप लोगों को? हो पा रहा हूं भाई? तो KQ/1 और K3Q/3 तभी बराबर हो पाएगा। तो टोटल चार्ज क्या हो गया 4Q। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आने की पॉसिबिलिटी इनफाइनाइट है भाई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बताऊं बेटा ऐसे क्वेश्चन अनगिनत बार पूछे जाते हैं जहां पे आप कैलकुलेशन भी बचा सकते हैं। KQ/1 और K3Q/3 बेटा बराबर कर रहे हैं, तो Q3Q, और टोटल चार्ज कितना है 4 - 1 5 - 1 4 इंटू 10 की पावर -2। तो ये 4 कट जाएगा, तो इस पे चार्ज आ जाएगा 10 की पावर -2, और इस पे 3 इंटू 10 की पावर -2। खत्म बात। अगला क्वेश्चन, 2 रेडिएशन ऑफ फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सक्सेसिवली इल्यूमिनेट अ मेटेलिक सरफेस, मैक्सिमम स्पीड आर इन रेशियो। ये तो दूसरी बार आ गया शायद, दो क्वेश्चन शायद दो बार आ गए। एक क्वेश्चन नंबर 45 भी आया, हाफ एप्सिलॉन नॉट E² AD। एक्चुअली ना यार ये अभी जुहेब भैया को प्रैक्टिस नहीं है यार। चलिए आइए देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क इज मैक्सिमम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू डिस्क एंड पासिंग थ्रू बी। बेटा अभी तो बताया था शुरुआत में ID = IC + MD², तो जितनी दूर जाऊंगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता जाएगा। तो B सबसे दूर है सेंटर ऑफ मास से, तो B के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा बेटा, मैक्सिमम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये गलत कर रखा है इसने बेटा, अगला क्वेश्चन गलत करना तो पाप है, क्योंकि बेटा ये मैक्सिमम स्पीड क्या होती है जब कार घूम रही होती है, मैक्सिमम फ्रिक्शन। बेटा फ्रिक्शन होता है mv²/r। जितनी स्पीड बढ़ती जाएगी उतना फ्रिक्शन रिक्वायर्ड बढ़ता जाएगा। मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होता है μs/mg। बस यहां से काटिए, बी क्या आ जाएगा √μs/rg, √μs/rg। ये मैं करा चुका था पहले क्वेश्चन, √μs/rg। अभी एक पेपर में मैंने क्वेश्चन आपको ये भी करवाया भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक में μs को हाफ कर दिया था, तो पूछा गया था कि स्पीड क्या हो जाएगी 1/√2 टाइम्स हो जाएगी। ये मैंने क्वेश्चन अभी अभी करवाया था। बस बेटा मैं यही कह सकता हूं कि पेपर में तो क्वेश्चन आपको करे हुए आ जाएंगे, पर क्या करे हुए क्वेश्चन कर पाएंगे? अगला क्वेश्चन, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा = h/p। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा = h/p। अब बेटा देखो मेरी बात सुनो, P से मोमेंटम को चेंज किया। अच्छा क्या ये बात समझ सकते हो, जितना जितना परसेंटेज चेंज लैम्डा में है उतना ही परसेंटेज चेंज P में, तो कांस्टेंट है। परसेंटेज चेंज 1 टाइम परसेंटेज चेंज इन लैम्डा इज इक्वल टू 1 टाइम परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। अबे हाँ ना बोलो। और कह रहे हैं इसमें जब मैंने इसको P से चेंज किया तो लैम्डा में 0.5% का चेंज आया। इसका मतलब इसमें भी 0.5% का चेंज हो। 1% का मतलब होगा कि ये इसका 1% है, ये इसका 0.5% है। मतलब अगर ये 100 है तो ये 0.5। क्या तो आ गया समझ में? तो ये मोमेंटम जो भी है, मान लो P' है, तो P उसका 0.5%, मतलब P × 0.5/100 जो है ना बेटा वो P।
तो ये क्या हो जाएगा बेटा, पॉइंट हटाइए, जीरो लगाइए, 200 पी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पी डैश क्या आ जाएगा, 200 पी। क्या ये बात समझ में आ गई? अरे पी अगर 0.5% है तो 2p हो जाएगा 1%, 200p हो जाएगा 100%। पिंक फ्लोइड बेटा समझ में आ गया नहीं आ गया काके? रागिनी बेटा समझ में आ रहा है? कर लो बच्चों यार मेहनत भाई यार प्लीज। एक बार फिर से बता दूं, आइए कोशिश करता हूं, क्या पता समझा लूं। कह रहे हैं अगर P में पॉइंट, कह रहे हैं मोमेंटम में P का चेंज किया, मान लो P की वैल्यू, मोमेंटम P डैश है, उसमें P का चेंज कर रहा हूं, तो लेमडा में 0.5% का चेंज आ रहा है। अब बेटा लेमडा की पावर भी 1 है और इधर h बाय पी इसकी पावर भी 1 है। परसेंटेज चेंज इन लेमडा इज 1 टाइम परसेंटेज चेंज इन P। तो इसमें अगर 0.5% का चेंज आ रहा है तो इसमें भी 0.5% का चेंज आया। तो मतलब जो भी P है ना ये इसका 0.5%। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, P डैश इंटू 0.5/100, ये हो गया इसका 0.5% जिसकी वैल्यू P है। तो 100/0.5 ये 200 बन जाएगा। आ गया समझ में माय डियर फ्रेंड? पक्का आ गया? अगला क्वेश्चन, एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है बता दो भाई। एस्केप वेलोसिटी इज √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगर प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी अगर 1 MeV है, अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी सेम रेडियस के लिए? सेम। कल कराया था ये क्वेश्चन, कौन से पेपर में कराया था? 16 में कराया था। अब 16 में भी ये क्वेश्चन है और ये 11 में भी ये क्वेश्चन है, 24 में भी हो सकता है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन भी करा चुका हूं, कांस्टेंट पावर होती है तो वेलोसिटी किसकी पावर में आती है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा ये कहां तक आ रहा है देखना जरा इसमें। अभी मैं दिख रहा हूं, मतलब ये बोर्ड दिखाई देगा जब मैं यहां ले आऊंगा तो। चलिए ये देखिए अगला क्वेश्चन बेटा, और कह रहे हैं कांस्टेंट पावर सप्लाई कर रहे हैं तो P इंटू टी हो गई, 1 सेकंड में एनर्जी P नॉट सप्लाई करे तो टी टाइम में P नॉट टी। यही हो गया वर्क डन, और वर्क डन हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली वेलोसिटी 0 थी तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को 0 कर दिया। तो यहां से V क्या आ जाएगा, V आ जाएगा √2p/m t की पावर 1/2। ये वेलोसिटी आ गई। अब F इंटू वी पावर है जिसकी वैल्यू P है, कांस्टेंट है। F इंटू वी पावर है जिसकी वैल्यू P है, कांस्टेंट है। क्या ये बात समझ में आ गई? कल ऐसे ही ना मैं रात में सोने लगा तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि हुआ क्या कि एसी मैंने ऑन किया तो मैं ये फील किया कि एसी ऑन करने से ना पंखे की रफ्तार बढ़ गई। मेरे को लगा यार कि वोल्टेज ड्रॉप होती है हद से हद, तो कि भैया अगर कहीं पे ज्यादा वोल्टेज आ गई, कहीं पे पावर ज्यादा आ रही है तो कहीं पे कोई चीजें हल्की होनी चाहिए थी, ये तो बढ़ गई। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि ये तो क्वेश्चन आ सकता है नीट में कि वो स्टेटमेंट 1 कहेंगे कि अगर कमरा ठंडा होगा तो पंखा तेज चलेगा या गर्म होगा। ठंडा होगा ना कमरा। आपने कभी कभी ये महसूस किया होगा जैसे अगर अचानक से आंधी चलने लग जाए, बारिश आ जाए, तो आपने ये फील किया पंखे तेज चलने लग जाते हैं। कितने लोगों ने ये महसूस किया हुआ है? पता है कारण पता है क्या होता है? वो पंखे इसलिए तेज चलने लग जाते हैं, ठंडा हो गया ना, विस्कोसिटी जो होती है ना बेटा, जो लिक्विड्स होते हैं जैसे शहद, उनको गर्म करो ना तो जल्दी से फ्लो करके आते हैं, विस्कोसिटी कम हो जाती है। जितनी चीजें गर्म होंगी ना उतनी विस्कोसिटी कम हो जाती है, आराम से चीज फ्लो कर जाती है लिक्विड्स में। लेकिन गैसेस में बेटा क्या होता है, ठंडे में विस्कोसिटी कम होती है और जितना गर्म हो जाता है उतनी विस्कोसिटी बढ़ जाती है बेटा। क्योंकि ना देखो जैसे होता क्या, अगर ठंडा है तो रैंडम मोशन कम है, तो कोई चीज आके अगर टकराएगी वो आगे वालों को हटा देगी और उसको टकराएगी नहीं, उसको अपोजिंग फोर्स कम आएगा। और अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो मिक्सिंग हो जाएगी। तो इसलिए पंखे जो होते हैं ना, अभी आप देखना ध्यान से, अगर मैं एसी को ये ना, आप अपने घर पे भी ये ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो ये आप सब लोग इमेजिन कर सकते हैं। तो ठंडा अगर रूम होगा तो पंखा तेज चलेगा या गर्म रूम में? ठंडे रूम में। कब तेज चलता है? मतलब एक्चुअली दुनिया थोड़ी सी ये अजीब बनी हुई है। सर्दियों में जब आप पंखा चलाते हैं तो पंखा तेज चलता है। हाँ वैसे सही बनी है ना, सर्दियों में पंखा मत चलाओ, वो कहना चाह रहे कि भाई पहले ही ठंडा है अब तो ये पंखा चलेगा भी तेज। अच्छा ये बात आपने महसूस तो करी हुई थी। कल बस ऐसे ऐसे होते सोते ना मेरे को अचानक से ख्याल आया, तो मेरे को खुशी हुई कि मैं कुछ अच्छा सोच पाया। मेरा मन किया मैं मैडम को बताऊं,
वो बोली चुपचाप सो जाओ और मेरे को भी सोने दे। भाई फिजिक्स की कोई इज्जत नहीं है, फिजिक्स की है। हाँ जी। नहीं, कल मैंने मैडम को नहीं बताया था क्योंकि वो बच्चे जाग रहे थे, सोने को तैयार थे, तो मैंने कहा कि खाली में वो सहज रोने लगा, तो मेरे को सोने नहीं दे रहे हो, तुम तो सुबह क्लास में लेट जाते हो और तुम चाहो तो किसी और को भी भेज सकते हो। तो उसको सब कुछ मालूम है यार। कहता आप तो पीबी सर को फोन कर दोगे आखिरी में कि तुम क्लास चले जाओ। चलिए देखिए। हाँ जी। तो बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड का बेटा हॉलोस्फेयर के लिए प्लॉट कैसा आता है जरा जल्दी बताइए। हॉलोस्फेयर के लिए बेटा अंदर फील्ड जीरो होती है और बाहर क्या होती है, जीएम बाय आर स्क्वायर। अब बेटा यहां पे पॉजिटिव बना रखा है, अच्छा वाला ग्राफ तो नेगेटिव वाला ही हुआ, पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मेंशन हो तो नेगेटिव वाला देखना होता है। तो बेटा अच्छा पिछला वाला क्वेश्चन क्या था, पीटी बराबर क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर। नहीं है क्या, यहां से v क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2p बाई एम टी। अब f इंटू वी पावर होती है, इंटू एफ कर दो, ये हो जाएगी पावर। तो क्या यहां से आप बड़े आराम से फोर्स का एक्सप्रेशन निकाल पाएंगे। अच्छा अगर वेलोसिटी टी की पावर 1/2 के प्रोपोर्शनल है तो डिस्प्लेसमेंट किसके प्रोपोर्शनल में आएगी, वेलोसिटी टी की पावर एन, तो ds बाई डी टी इंटीग्रेट करेंगे तो टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो डिस्प्लेसमेंट टी की पावर 3/2 पे। ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये जितनी भी बातें मैं बता रहा हूं ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर के बाद आपको ये बहुत ज्यादा जोर से महसूस होगा, पेपर बहुत ज्यादा रिपीट होता है बेटा, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूं। आप बहुत ध्यान से तैयारी करिए, पेपर निकलना बड़ा आसान है, आपको दोबारा नहीं तैयारी करनी पड़ेगी, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूं आपको। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, आइए आखिरी 10 क्वेश्चन बाकी हैं बेटा। यहां पर क्या कह रखा है, स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट h, 40 क्वेश्चन नंबर है। It hits the ground with a certain momentum p. If the stone is dropped from 100% more height, the momentum when it hits the ground increases by 41%। बेटा क्योंकि बेटा जो वेलोसिटी जिससे वो हिट करता है वो अंडर रूट 2gh होती है, तो कह रहे हैं डबल हाइट से 100% ज्यादा हाइट कर दें तो रूट 2 टाइम्स हो जाएगी वेलोसिटी जिससे हिट करेगा, तो मोमेंटम जिससे हिट करेगा वो भी रूट 2 टाइम्स हो जाएगा। रूट 2 टाइम्स मतलब 1.414 टाइम्स, मतलब 1 में 0.414 का इंक्रीज आ गया तो 100 में 41.4% का इंक्रीज आ जाएगा। कह दो आ गया। A cell having an EMF and internal resistance R is connected across a variable external resistance capital R. As the resistance R is increased, the plot of potential difference V across R is given by। ये E है, ये स्मॉल r है, ये कैपिटल R है। बेटा प्लीज मेरी बात सुने, कोई जना फोन कर देंगे बेटा नीचे कि ये ऑन कर दे, जनरेटर ऑन नहीं हुआ यार। 9897989757 जी। एक सैड न्यूज है थोड़ी सी, मालूम है आप लोगों को, पारस सर की मम्मी की थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए सर है नहीं यहाँ पे। भगवान करे सब अच्छा हो जाए। मतलब प्रॉब्लम तो 7 साल से थी, बस वो डायग्नोज नहीं हुई थी अच्छे से, वो निकला कैंसर। वो कई बार होता है ना, हम लोग छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करते हैं, नॉर्मल आलस कर जाते हैं। भगवान करे सब अच्छा हो जाए। पर सर जब आए तो मतलब सामने प्रिटेंड मत करिए कि आपको कुछ मालूम, ठीक है। तो बेटा यहां पर बेटा मैं बस ये कहना चाह रहा हूं, अब इसमें पोटेंशियल ड्रॉप क्या आएगा एज फंक्शन ऑफ आर, ये ग्राफ मेरे से पूछा गया, वैसे ये आएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर मालूम नहीं भी है तो बेटा एक बात सुनिए, करंट क्या आ जाएगा बताइए, ई अपॉन आर प्लस आर, आई इंटू कैपिटल आर, ये होता है बेटा पोटेंशियल ड्रॉप। सही बात है गलत बात है, सही बात है गलत बात है। तो बेटा देखो अब मेरी बात सुनो, ई आर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, यहां पे क्या आ जाएगा आर बाय कैपिटल आर और ये 1। अब बेटा मेरी बात सुनो, जब कैपिटल आर बहुत छोटा होगा, टेंस टू 0 होगा, तो जब डिनोमिनेटर बहुत छोटा है तो वैल्यू बहुत बड़ी इन्फानाइट, और 1 बाय इन्फानाइट क्या हो जाएगा 0। तो कैपिटल आर 0 होने पे वैसे भी दिख रहा है वैल्यू 0 आएगी, यहां से चालू होगा 0 पे वैल्यू 0 होनी चाहिए। किस किस ऑप्शन में है, पहले वाले में, सॉरी दूसरे वाले में और तीसरे वाले में। अच्छा अब जब कैपिटल आर इन्फानाइट हो जाएगा, अच्छा जब कैपिटल आर इन्फानाइट हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये चीज नेग्लिजिबल हो जाएगी उसके सामने, और आर बाय आर कट जाएगा तो वैल्यू ई आ जाएगी। तो ई पे जाके तो फिर वही का वही मेंटेन रह जाएगा ना, उसके बाद तो बढ़ेगा ही नहीं।
लेकिन एक ऑप्शन कह रहा बढ़ता चला जाएगा, हट ई से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अभी 5 वोल्ट की अगर बैटरी है तो मैक्सिमम 5 वोल्ट ही तो ड्रॉप आ सकता है, वो कह रहा बढ़ता जाओ हट। 42 बेटा मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है बेटा ए ओमेगा, और वेव की वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, ए एक्स माइनस बी टी को जीरो कर देते हैं, एक्स बाई टी हो जाती है वेलोसिटी, बेटा सब आपको मालूम है, बताओ। तो बेटा वेव वेलोसिटी क्या आ रही है 50, और पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम क्या होती है ए ओमेगा, ओमेगा क्या है टी का पड़ोसी 25 पाई, 25 पाई इंटू 3 ये हो गई मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, 25 पाई इंटू 3 हो गई मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, और वेव वेलोसिटी क्या 50, 25 टू सा, तो आंसर क्या देगा 3 पाई बाई 2। अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, क्या ये बात समझ में आ गया। अगला आईटी ग्राफ दे रखा है, आईटी ग्राफ दे रखा है, तो बेटा आईटी ग्राफ के नीचे का एरिया क्या हो जाएगा चार्ज फ्लोन, और चार्ज फ्लोन क्या होता है डेल्टा फाई बाय आर, चार्ज फ्लोन क्या होता है डेल्टा फाई बाय आर, कह दो आ गया समझ में। आईटी ग्राफ के नीचे का एरिया क्या आ रहा है बेटा, मैंने आपको बता रखा है ईएमआई में कि भैया ईएमआई में पहली बात हमने क्या सीखी थी, नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो ईएमएफ होता है नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, और बेटा ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस हो जाता है करंट, आईडीटी हो जाता है चार्ज फ्लोन, और चार्ज फ्लोन निकल के आया था डेल्टा फाई बाय आर विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। बस बेटा चार्ज फ्लोन इस पर डिपेंड करता है चेंज इन फ्लक्स कितना आया, चेंज इन फ्लक्स बेटा डी फाई बाई डी टी, वैसे तो नेगेटिव के साथ होता है, एक बार मैग्नीट्यूड की बात करता हूं, ये होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, अगर सर्किट क्लोज है तो अपॉन आर ये हो जाएगा करंट, आई डी टी हो जाएगा चार्ज फ्लोन, तो ये डी फाई बाय आर आ गया, इसका समेशन कर दूंगा तो क्या हो जाएगा डेल्टा फाई बाय आर, क्या हो जाएगा बेटा डेल्टा फाई बाय आर। तो बेटा जो चार्ज फ्लोन आता है वो कितना आता है बेटा डेल्टा फाई बाय आर, कितना आता है बेटा डेल्टा फाई बाय आर। बच्चों कह दो आ गया समझ में, कोई दिक्कत की बात। अगला क्वेश्चन, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आर एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन, कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन, आपने बोला नीचे चलाया नहीं उन्होंने, कौन सा 45 तो वही है ना, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एडी, 43 छूट गया, अरे m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 आ गया नहीं साइंस बेटा। अगर m1 वाला जो पहला मास है, पहला मास है 300 किलोग्राम है ओरिजिन पे 300 ग्राम, 500 वाला है 40 पे, 500 वाला कहां पे है 40 पे और 40,0 पे, और 400 वाला कहां पे है 70 पे, 400 वाला कहां पे है 70 पे ,0 पे। तो बेटा सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस बताना है ओरिजिन से, तो बेटा 300 इंटू 0 प्लस 500 इंटू 40 प्लस 400 इंटू 70, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, ये क्वेश्चन नंबर है जो मैं बता रहा हूं 43 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, 4 और 3 7 और 5 12, 1200, ये 2 जीरो उड़ाओ, ये 2 जीरो उड़ाओ, ये 200 और ये 280, ये क्या हो गया 480 बाई 12, 12 4 48, 40 सेंटीमीटर आ गया, कहां पे आ गया बेटा सेंटर ऑफ मास 40 सेंटीमीटर पे ओरिजिन से, क्या दो आ गया समझ में यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बेटा वो दो होते हैं तब ऐसा करते हैं ना यार, अगर खाली दो मासेस हो m1 m2, कोई कहेगा m2 से सेंटर ऑफ मास बताओ तो इसको ओरिजिन पे मान लेंगे, और ये l, 0 पे तो m1 l अपॉन m1 प्लस m2, क्योंकि प्लस m2 इंटू 0 आएगा वो तो लेंगे ही नहीं, वो दो मासेस के लिए था बेटा। आगे बेटा बढ़ जाऊं आगे, समझ में आ रहा है माय डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड इज अ गुड बॉय। अगला क्वेश्चन, ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट 3 to 1 in a hydrogen atom results in बेटा लाइमन सीरीज कौन सी होती है अल्ट्रावायलेट वाली, बामर कौन सी होती है, बामर कौन सी होती है विजिबल, पास्चन ब्रैकेट फंड होती है इंफ्रारेड, जब 3 में आएगा 4 में आएगा और 5 में आएगा तो इंफ्रारेड, तो इंफ्रारेड पूछिए, तो 3 4 और 5 में आने पे इंफ्रारेड होती है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन 3, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन 3। पिछले वाला क्वेश्चन छूट गया, मैं समझ गया आप लोगों ने आवाज दे दी, अगर स्पीड है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग
तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड तो फोर्स लगाएगी नहीं, क्योंकि क्यू वी क्रॉस बी में क्यू वी भी साइन जीरो, पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाती है नेगेटिव चार्ज में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है। तो बेटा वेलोसिटी क्या होगी, हल्के हल्के रिड्यूस होगी, पार्टिकल विल स्लो डाउन, पार्टिकल विल स्लो डाउन। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, transition from state n equal to 3 to n equal to 1 in a hydrogen like atom results in ultraviolet radiation. Infrared radiation will be obtained in the transition from 4 to 3. ये तो समझ में आई गई बात। अगला, a rod of length 10 centimeter lies along the principal axis of a concave mirror of focal length 10 centimeter in such a way that its closer end is closer to pole, that its end closer to the pole, sorry, its end closer to the pole is 20 centimeter away. तो ये F है, ये 2F है, और F लेंथ की रॉड है, फोकल लेंथ 10 है, देखो ध्यान से, तो 2F से 3F पे है, 2F से 3F पे रॉड है, तो बेटा इसकी 2F की तो इमेज 2F पे ही आती है, और इसकी इमेज कहां पे आएगी, ये x1 क्या हो गया 2F, अब x1 2F तो x2 क्या हो जाएगा f/2, तो इसकी इमेज कहां जाएगी f/2 पे, मतलब यहां से 5 पे, तो ये हो गई इमेज 5 सेंटीमीटर की, ये हो गई इमेज कितने सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं क्लास में बेटा, x1 x2 f स्क्वायर सिखाया हुआ है, 2f की इमेज 2f पे आ जाएगी, और जो 3f पे ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज क्या आएगी, फोकस से डिस्टेंस हो गया 2f, तो 2f इंटू f/2, इसकी इमेज आ जाएगी यहां से f/2 पे, तो यहां से भी f/2 पे, तो f/2 लेंथ की आ गई, मतलब 5 सेंटीमीटर लेंथ की इमेज आ गई। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, a slab of stone of area 0.36 meter square and thickness 0.1 is exposed on the lower surface of steam at 100 degrees centigrade. A block at 0 degrees centigrade rests on the upper surface of the slab. In 1 hour, 4.8 kilogram of ice is melted. The thermal conductivity of the slab is, बेटा जो हीट करंट होता है वो क्या होता है, Ka delta T by L, Ka delta T by L, Ka delta T by L। फोन करने के बाद हरप्रीत सर को दोबारा मेरी बात करो। K निकालना है, एरिया कितना दे रखा है 0.36, डेल्टा T कितना दे रखा है, टेम्परेचर डिफरेंस क्या दे रखा है 100, नीचे 100 और ऊपर 0 है, आइस पड़ी है, Ka डेल्टा T by L। थिकनेस कितनी है बेटा, जिसमें से हीट आ रही है उस कंटेनर की थिकनेस कितनी दे रखी है, 0.1, 0.1 क्या यार, ये 0.1 दिया हो, ये बड़ी गलत बात है, पर नंबर सब में अलग अलग ही है, तो 0.1 चलो ठीक है, Ka डेल्टा T by L ये आई, ये 1 सेकंड में एनर्जी आ रही है, कितने सेकंड में एनर्जी आ रही है, ये आ गई जो एनर्जी आ रही है पर यूनिट टाइम। तो बेटा पूछा क्या गया है, बताया क्या गया है, कह रहे हैं कि एक घंटे में कितने सेकंड हो गए, एक घंटे में मिनट हो गए 60 इंटू 60, 3600 सेकंड बराबर ml कर देंगे, बराबर क्या कर देंगे ml, और कितना मास पिघल रहा है एक सेकंड में 4.8, एक मिनट एक घंटे में 4.8 किलोग्राम, और L क्या दे रखा है 3.36, और इंटू जो भी है 10 की पावर 5। कर लेंगे अब या नहीं कर पाएंगे, यहां से खाली एक ही अननोन है, K निकाल लेंगे, हो जाएगा। थोड़ा मैं समझ सकता हूं कि कैलकुलेशन थोड़ा टेढ़ी पड़ने में, 12 3 36, 12 4 48, खाली मैं नंबर पे बात कर रहा हूं एक बार, ये 3 आया, 3 1 3 1 3 2 ये 112 आया, अब ये 36 है, 36 हो गया, 6 6 36, 6 1 6 5 आया, 6 9 54, लगभग 69 बनेगा लगभग, ये चलो एग्जैक्टली कर लेता हूं, 52 6 8 48, 4 आया, 0 लगाया, 6 6 36.66 आ गया, ठीक है 68.66 आ गया, फिर 6 से डिवाइड किया, 6 1 6 6 1 6 2 आया, 6 4 24 2 आया, 6 4 24, अब 11.44 इंटू 4, 4 4 16 1 आया, 4 4 16 1 17 आया, 4 1 4 1 5 आया, 4 1 4 45, 4 5 वाला आंसर कोई भी नहीं है, पता नहीं यार भाई,
फिर से करूंगा कैलकुलेशन या हो जाएगा? तरीका यही है बेटा, मैं फिर से बता दे रहा हूं, मतलब मेरी बात सुन ले ध्यान से। के ए डेल्टा टी बाई एल, ये आ गया बेटा, कितनी हीट आएगी पर सेकेंड? 1 घंटे में क्या आएगी? इंटू 3600 सेकेंड। 1 घंटे में कितना मास पिघल रहा है वो आपको दे रखा है, एमएल के बराबर कर दिया, खत्म हो गई बात। कह रहे √3 जूल ऑफ वर्क इज डन टू रोटेट द नीडल बाय 60 डिग्री। कह रहे हैं 60 जूल से कितने का वर्क लग रहा है? 60 जूल क्या रखा है? √3 जूल। 60 डिग्री से घुमाने के लिए √3 जूल वर्क लग रहा है। बेटा देखो मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, अगर √3 जूल वर्क लग रहा है, अगर आपको ये ना कहा जाए कहां से घुमाना है तो क्या मानना होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम से, जीरो से। अब 60 डिग्री घुमाने में जो वर्क लग रहा है √3 लग रहा है, वो क्या हो जाएगा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? माइनस mb cos थीटा। तो बेटा इनिशियल क्या हो जाएगी बेटा? पोटेंशियल एनर्जी माइनस mb cos 0, माइनस mb cos 0। और फाइनल क्या हो जाएगी बेटा? फाइनल हो गई माइनस mb cos 60 माइनस mb बाई 2। ये हो जाएगा mb माइनस mb बाई 2, mb बाई 2, ये आ गया √3। अब कह रहे हैं यहां पे पकड़ के रखने के लिए टॉर्क रिक्वायर्ड क्या होगा? mb sin 60, इक्विलिब्रियम में 60 डिग्री पकड़ने के लिए mb sin 60, मतलब एक और √3 आ जाएगा साथ में। √3 इंटू √3 3 आंसर आ गया। पेपर पूरा हो चुका है। एक बार और बता दूं, जी अगर 60 डिग्री से रोटेट करना है, कहां से करना है? अगर ये ना कहा जाए तो आपको 0 से 60 लेके जाना है, तो 0 से 60 डिग्री पे आपको घुमाना है। पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस mb cos थीटा। तो बेटा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, जरा जल्दी बताइए। इनिशियल जब वो 0 एंगल पे था वो हो गई माइनस mb cos 0। cos 0 होता है 1, ये आ गया माइनस mb। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? माइनस mb cos 60। cos 60 होता है हाफ, तो ये हो जाएगा माइनस mb बाई 2। तो बेटा जो वर्क डन आ जाएगा वो आ जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो बेटा ये क्या आ जाएगा? mb माइनस mb बाई 2, mb बाई 2 आ गया। अब कह रहे वहां पर रखने के लिए वर्क कितना, वहां पर पकड़ के रखने के लिए 60 डिग्री पे टॉर्क कितना चाहिए? mb sin 60 टॉर्क चाहिए। क्या टॉर्क चाहिए? mb sin 60 टॉर्क चाहिए। आ गई लाइट? जनरेटर चल गया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नया है वारंटी में, टेंशन की कोई बात नहीं है। mb sin 60 हो जाएगा टॉर्क, वहां पे पकड़ के रखने के लिए sin 60 होता है √3 बाई 2, तो mb √3 बाई 2। तो वर्क डन क्या, मतलब जो टॉर्क है वो क्या हो गया? w √3, और w दे रखा है √3, तो √3 इंटू √3 क्या आंसर आ जाएगा? 3। क्या दो आ गया? आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 2 FST शायद हम और करेंगे और उसका भी डिस्कशन अटेंड करें, बाकी किताब तो खत्म कर रही है। अभी के लिए इतना ही रखें। 17th वाला एक बार और बता दूं, 40 एक बार बताओ, 40 वाला बंद होगी कितनी देर पहले? बंद कितनी देर पहले हुआ है? नहीं चलने दो ना, तुमको क्यों मजा लेना? 40 कह रहे हैं, एक बार और बता दो। बेटा बेटा अगर हाइट को 100% से बढ़ा दिया, डबल कर दिया, तो वेलोसिटी किससे हिट करता है? √2gh। h को डबल कर दोगे √2 टाइम्स हो जाएगी ना बेटा। √2 टाइम्स का मतलब 1.414 टाइम्स। तो 1 में 0.414 का इंक्रीज आ गया, 100 में कितने का इंक्रीज आएगा? 1.41 हो गया 1 से, 0.41 का इंक्रीज आया 1 में, 100 में 41% का इंक्रीज आया। 100 में जो इंक्रीज आता है उसको बोलते हैं 41%। हाँ और क्या है बेटा? 17वां वाला क्वेश्चन ही कह रहे हैं, फिर से बता दें बेटा, बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने मेरे से पूछा है। बेटा कह रहे हैं करंट ऐसा दे रखा है ना, और बेटा पूछा ईएमएफ। बेटा ये अगर करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, एल डी आई बाई डी टी जो आएगा, डी आई बाई डी टी बेटा यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, यहाँ 0 है, स्लोप बढ़ ही नहीं रहा है।
यहां पे स्लोप नेगेटिव है, घट रहा है। अब बेटा एक बात बताओ, ये तो डी आई बाई डी टी है ना, मेरे को ईएमएफ क्या होता है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो पहले नेगेटिव आएगा फिर जीरो, बाद में पॉजिटिव और कांस्टेंट। तो पहले नेगेटिव आएगा फिर जीरो, बाद में पॉजिटिव और कांस्टेंट। 31 वाला कह रहे हैं, फिर से बता दीजिए। तो 31 वाले में क्या है बेटा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 31 वाला। बेटा एक का रेडियस 1 है, दूसरे का रेडियस 3 है, मिटोने वाला यंत्र चाहिए। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने मिटोने वाला यंत्र दे दिया। और सब बढ़िया है। हाँ जी, तो बेटा एक का रेडियस 1 है, एक का रेडियस 3 है। बेटा प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, तार से जोड़ दिया। मैं कह रहा हूं जब फाइनली जब तार से करंट आना बंद हो जाएगा, बेटा मेरी बात सुन लो बेटा, दोनों पे पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। इसका मतलब क्या है बेटा, जो चार्ज जहां होना चाहिए था वही है। तो के क्यू बाय 1 और यहां क्या हो जाएगा, के 3 क्यू बाय 3। तो बेटा यहां से आ क्या जाएगा बेटा, इस पे चार्ज अगर Q होगा तो इस पे 3Q होना चाहिए। टोटल चार्ज हो गया 4Q, और टोटल चार्ज क्या दे रखा है, एक पे -1 दूसरे पे 5। तो टोटल चार्ज है 4 इंटू 10 की पावर -2। तो Q क्या आ गया बेटा, 10 की पावर -2। इस पे 10 की पावर -2, तो इस पे 3Q, 3 इंटू 10 की पावर -2। आ गया, आ गया। अभी के लिए इतना ही है। ये वाली क्लास किसकी है, चलिए बुलाएं सर को फिर। बेटा ये मेरे को पकड़ा दो बहुत हल्के से, ताकि ऊपर टच ना हो, बस ऐसे करके दे दो। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। जो जो आए थे वो अपनी अपने थोबड़े दिखाएंगे। हाय कर सकते हैं आप लोग चाहें तो। हम लोग यहां से, हम लोग यहां से, पक्की बात है। अरे हबीबुल निसा तुम हाय नहीं कर रही हो बेटा, हबीबुल निसा हाय करो भाई, सब लोग हाय करें यार। और तेजस बेटा सब ठीक ठाक है, चलो तेजस बहुत ही बढ़िया लड़का है। लड़का लड़का लड़का